हेलो गाइस, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। ठीक है, लगातार जारी है क्लासेस एशियन हिस्ट्री की और साउथ इंडियन हिस्ट्री हम देख पा रहे हैं, दक्षिण भारत के इतिहास। और इस दक्षिण भारत के इतिहास में आज चोल वंश की बात चल रही है और चोल वंश का थर्ड पार्ट है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने बहुत सारे शासकों के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और इस समय जो शासक दिखने वाले हैं वो रहेगा आपका राजाधिराज फर्स्ट। ठीक है, क्या है? राजाधिराज फर्स्ट। चलिए, हम देख रहे हैं चोल वंश के प्रमुख शासक। ठीक है, प्रमुख शासक की बातें कर रहे थे। चोल वंश के प्रमुख शासक थे। इनमें से अभी तक विजयालय देखे हैं। फिर उसके बाद आदित्य फर्स्ट के बाद परांतक फर्स्ट के बाद राजराज प्रथम के बाद राजेंद्र प्रथम के बाद राजा धीराज प्रथम देखेंगे। फिर जो है राजेंद्र सेकंड, कुलोत्तुंग फर्स्ट। चलिए, इनकी बातें तो एक दो जो है शासक बच गए हैं और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। राजाधिराज देखेंगे, ठीक है, और कुलोत्तुंग जो है, क्योंकि राजेंद्र सेकंड को ही कई इतिहासकारों ने कुलोत्तुंग भी कहा है। चलिए, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो राजाधिराज फर्स्ट, राजाधिराज फर्स्ट, जिनका समय है 1044 से लेकर 1054। ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट का पुत्र था। ठीक है, और ये क्या है? राजेंद्र फर्स्ट का बड़ा पुत्र है। पहली बात इनके बारे में, इन्होंने कुछ उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, और उपाधि क्या है जी? ये है विजय राजेंद्र की। ठीक है, विजय राजेंद्र की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और इनका संघर्ष या फिर युद्ध हुआ था किसके साथ? सोमेश्वर, चालुक्य शासक सोमेश्वर। ठीक है, चलिए देखते हैं
एक युद्ध, फेमस युद्ध जिसको कहा जाता है कोप्पम का युद्ध। क्या है? कोप्पम का युद्ध। क्या है? कोप्पम का युद्ध। और इस युद्ध में एक तरफ आपको देखने को मिला था राजा धीराज प्रथम, जो चोल से संबंधित रखते थे, चोल शासक थे। वहीं पर दूसरी सोमेश्वर जो कि चालुक्य वंश से थे, चालुक्य शासक थे। और दोनों के बीच कोप्पम में हुए युद्ध को, कोप्पम में हुए संघर्ष को कोप्पम का संघर्ष नाम दिया गया था, जिसमें जो विजयी होते हैं वो किसके होते हैं? सोमेश्वर की विजय होते हैं। ठीक है, क्या है? सोमेश्वर यहाँ पर विजय होते हैं, राजा धीराज यहाँ पर पराजित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इस युद्ध के बारे में एक और भी चर्चाएं देखने को मिला था। इस कोप्पम के युद्ध में, इस युद्ध में जब राजा धीराज, समझिएगा, सुनिएगा पहले, राजा धीराज हार जाते हैं इस युद्ध में, कोप्पम के युद्ध में जब राजा धीराज, फर्स्ट चोल शासक राजा धीराज जब हार जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अपनी जान दे देते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि राजा धीराज नदी में कूदकर, ठीक है, अपमानित होकर तुंगभद्रा नदी में कूदकर अपनी जान लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। चलिए, राजा धीराज के बारे में ये कहा जाता है कि ये कमज़ोर शासक है। पहले ये समझिएगा, राजा धीराज फर्स्ट के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर शासक है, कमज़ोर शासक है। ठीक है, ये बचपन से ही ये कमज़ोर शासक थे, बचपन से ही ज़्यादातर इनमें जो फुर्ती देखी नहीं गई थी, और इनकी शारीरिक कमजोरी बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक है, एक तरह से कौन सी कमजोरी? शारीरिक कमजोरी, जिनके कारण इनको चिढ़ाया जाता है कि भाई साहब कैसे राजा बन गए हो आप। ठीक है, राजा को, शासक को एक योद्धा होना चाहिए। ठीक है, राजा को, शासक को एक योद्धा होना चाहिए, आप तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। ठीक है, तो कई बार इनको क्या बोलते हैं, चिढ़ाया जाता है। इसमें से एक था चालुक्य जो नरेश थे, चालुक्य नरेश सोमेश्वर। कहा जाता है कि युद्ध के लिए बार बार ललकारते थे, किसको? राजा धीराज प्रथम को। युद्ध के लिए राजा धीराज प्रथम को बार बार ललकारते थे कि आप जो है, आप हमसे लड़के देखिए, राजा है तो राजा जैसे कार्य करिए, योद्धा बन के देखिए, लड़के देखिए। ठीक है, आप अपने कमजोरी को छुपाइए मत। इस प्रकार से कोप्पम के युद्ध इसी कारण से उनको ललकारा गया था, और जिससे वो अपमानित होकर, ठीक है, अपमानित होकर राजा धीराज प्रथम तुंगभद्रा नदी में अपमानित होकर राजा धीराज प्रथम तुंगभद्रा नदी में कूद कर जान दे देते हैं। कूद कर क्या करते हैं? जान दे देते हैं, ऐसी बात की। लेकिन इसका बदला, कहा जाता है कि इसका बदला इनका भाई, राजा धीराज का भाई, ठीक है, राजेंद्र सेकंड, बदला राजेंद्र सेकंड, जो कि इसका क्या है, भाई द्वारा लिया जाता है। चलिए, ठीक है, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं, इनको कमज़ोर शासक कहा गया है। ठीक है, इनको क्या है, कमज़ोर शासक कहा गया है। शारीरिक रूप से ये कमज़ोर थे, बचपन से कमज़ोर थे, और जिनको बार बार ये अपमानित किया जाता था, और इसी कारण से युद्ध में भी इनको अपमानित किया था। और ये हारने के बाद, पराजित होने के बाद तुंगभद्रा नदी पर ये कूद कर जान देते हैं। ऐसे क्या है, ये राजा धीराज थे।
तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है इनके बारे में। पहले के जो शासक हैं वही ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट जो शासक है सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक है, आपके विजयालय से लेकर राजेंद्र फर्स्ट यहाँ तक जो आपका प्रमुख शासक है, क्वेश्चन यहीं से खासकर पूछे जाते हैं। ठीक है, खासकर राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम से। ठीक है, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट शासक के बारे में बात करेंगे, राजेंद्र सेकंड। क्या है? राजेंद्र सेकंड। देखिए, कई इतिहासकारों का मानना है कि राजेंद्र सेकंड ही कुलोत्तुंग फर्स्ट है। कुलोत्तुंग फर्स्ट है। ठीक है, कई इतिहासकार इस राजेंद्र सेकंड को क्या नहीं मानते? चोल नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि इसका वास्तविक नाम राजेंद्र, जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम क्या है? राजेंद्र है। लेकिन ये गद्दी पर बैठा किस नाम से है? गद्दी पर बैठा कुलोत्तुंग नाम से है। कुलोत्तुंग क्या है? फर्स्ट के नाम से। अब एक चीज समझेगा, यहाँ पर देखने को मिलता है कि राजाधिराज जब शासक थे, ठीक है, क्या है? राजाधिराज जब शासक थे, राजाधिराज फर्स्ट शासक थे, उनकी मृत्यु हुई, तो उनके बाद, ठीक है, उनके बाद क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, राजेंद्र फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट के पुत्र के रूप में ये गिने जाते हैं दो, राजाधिराज और राजेंद्र क्या है? सेकेंड। लेकिन कई इतिहासकार ने ये मानने से इनकार कर दिया कि राजेंद्र सेकंड जो है वो क्या नहीं है, वो चोल नहीं थे। चोल नहीं थे। क्यों चोल नहीं थे? क्योंकि इनके बाद, ठीक है, इनके बाद कहा जाता है कि राजाधिराज के बाद जो शासक की गद्दी पर बैठे कुछ समय के लिए क्या थे? वीर राजेंद्र थे। ठीक है, कुछ समय के लिए गद्दी पर कौन बैठे? वीर राजेंद्र थे। और वीर राजेंद्र की एक भतीजी हुआ करती थी। समझिएगा पूरी बात है। वीर राजेंद्र की एक भतीजी हुआ करती थी, और उस भतीजी का जो नाम है वो है मधुरातिका। ठीक है, वीर राजेंद्र की भतीजी मधुरातिका। और इसी मधुरातिका का विवाह हुआ था। ठीक है, इन दोनों राजेंद्र सेकेंड इन दोनों का क्या हुआ था? विवाह हुआ था, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक तरफ से, और ये जो राजेंद्र सेकेंड कौन है भाई साहब? ये राजेंद्र सेकेंड कौन है? यही है चालुक्य। ठीक है, एक तरह से चालुक्य से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, चालुक्यों से क्या करते हैं? ताल्लुक रखते हैं। ये क्या थे? चालुक्य थे, और सभी जो है चोल थे। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहां पर ऐसा कहा जाता है कि इनके बाद ही, किनके बाद? वीर राजेंद्र के बाद, बीच में खैर वीर राजेंद्र के बाद एक और शासक बनते हैं, अधिराजेंद्र। वीर राजेंद्र के बाद एक और शासक का नाम आता है? अधिराजेंद्र। वीर राजेंद्र के बाद एक और शासक का नाम आता है अधिराजेंद्र। ठीक है, तो इनके बाद जो है वो राजेंद्र सेकंड जब बनते हैं, जो चालुक्य से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, और इनको ही कुलोत्तुंग फर्स्ट के नाम से भी क्या कहा है? जाना जाता है। तो वास्तविक नाम राजेंद्र है, गद्दी पर बैठा कुलोत्तुंग नाम से है। मूलतः ये चोल नहीं थे। ठीक है, क्या थे? मूलतः यह चोल नहीं था। ठीक है, मूलतः ये क्या नहीं था भाई साहब? चोल नहीं था। इन्होंने वीर राजेंद्र जो कि
मूलतः ये चोल नहीं थे, पूरा लिख देता हूँ, चालुक्य से ताल्लुक़ रखते हैं, चालुक्य से संबंध रखते हैं, संबंध क्या है, रखते हैं। इन्होंने कुलोत्तुंग ने वीर राजेंद्र की भतीजी मधुरातिका, ठीक है, मधुरातिका से विवाह किया था। अब समझिएगा। अब देखिए विवाह कर लेंगे तो जाहिर सी बात है, अब देखिए ठीक है, अब देखिए क्या हुआ था, ये तो भाई साहब विवाह करा के ये दामान बन करके बैठा था, ठीक है, इन दोनों का शादी विवाह करा कर करके ये क्या है, ये चोलों का दामान बन के बैठा था, चोलों का दामान। अब समझिएगा, किसका, चोलों का दामान बन के बैठा था। जब वीर राजेंद्र अपनी गद्दी पर बैठे थे, ठीक है, उस समय तो सभी चीज़ें सब ठीक चल रहे थे, लेकिन वीर राजेंद्र की मृत्यु के बाद उनका पुत्र, कहा जाता है उनका पुत्र अधिराजेंद्र शासन की गद्दी पर बैठा, लेकिन शासन की गद्दी को अच्छे से संभाल नहीं पाया, क्योंकि इसी समय अधिराजेंद्र के समय क्या है, जनताओं का जो आक्रोश, उनकी नीतियों के खिलाफ जनताओं का आक्रोश बढ़ गया था, ठीक है, और जिनके जन आंदोलन में, जन विद्रोह में ये अधिराजेंद्र कहा जाता है मारा जाता है, ठीक है, जन विद्रोह में अधिराजेंद्र मारा जाता है। और अचानक हुई मृत्यु के कारण जो पोस्ट था, चोल वंशों का जो पोस्ट था, वो पोस्ट खाली हो गया था। अब चोल वंशों का जो पोस्ट खाली है उसको फिलअप कौन करेगा, क्योंकि अब इनके बाद तो कोई है दिखाई नहीं दे रहा। इनकी भतीजी थी, ठीक है, मधुरातिका, इनका विवाह चालुक्य शासक से हो गया था, राजेंद्र सेकंड जो थे, अधिराजेंद्र की मृत्यु हो गई थी। तो उसी खाली स्थान को फिलअप करने वाले जो शासक हैं वो कौन थे, राजेंद्र सेकंड, जो कुलोत्तुंग फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठा, जो वास्तविक रूप से चोल नहीं थे, चालुक्य थे, क्योंकि ये चोलों का दामान था, मधुरातिका से विवाह किया था और मधुरातिका वीर राजेंद्र की क्या थी, भतीजी सी, ठीक है, समझ रहा है। और इसी कारण से यहाँ से क्या हो जाता है, और जैसे ही राजेंद्र सेकंड इस गद्दी पर बैठता है, यहाँ से चालुक्य चोल वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है, और यहीं से क्या होती है, यहीं से चालुक्य चोल वंश स्टार्ट हो जाता है, चालुक्य चोल वंश का प्रारंभ हो जाता है। चलिए चलिए इनके बारे में क्या क्या बातें हैं आगे, और ठीक है, अन्य घटनाएं, इनके समय की जो है अन्य घटनाएं। चलिए इन्होंने उपाधि धारण की है, ठीक है, किसने भाई, कुलोत्तुंग फर्स्ट ने उपाधि धारण की है, याद रखिए, सुणगम तवीर्ति चोल, और इसका मतलब है करों को हटाने वाला, करों को क्या करने वाला, हटाने वाला, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि इन्होंने व्यापारिक कर
ठीक है, को क्या किया था, हटाया था। इनके बारे में कहा जाता है क्योंकि कुलोत्तुंग फर्स्ट ने व्यापारिक कर हटा दिया था। ठीक है, व्यापारिक कर क्या किया था, हटा दिया था, इसलिए इसका जो उपाधि था वो क्या हो गया, सुरगम तविर्त चोल। तो एक और उपाधि के अंतर्गत कुछ और उपाधियां हैं। एक कटय कोण चोल, ठीक है, कटय कोण चोल नामक उपाधि इन्होंने धारण की थी। साथ ही मलय नुडकोट चोल, मलय नुड कोंड चोल नामक उपाधि भी इन्होंने धारण की है। चलिए, चीनी स्रोतों के अनुसार 92 लोगों का शिष्टमंडल किसको भेजा, चीन भेजा गया। ठीक है, चीनी स्रोतों के अनुसार इसके समय 92 लोगों का शिष्टमंडल कहाँ भेजा गया है, चीन भेजा गया है, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, इनके बाद जो शासक बनते हैं वो थे विक्रम चोल। कुलोत्तुंग के बाद विक्रम चोल शासक बनते हैं। विक्रम चोल क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। याद रखिए, विक्रम चोल यहाँ का अंतिम शासक है। विक्रम चोल की बात करें, विक्रम चोल इस समय कहने का मतलब है चोलों की अंतिम शासक। ठीक है, चोलों की अंतिम शासक, ये चोलों के अंतिम शासक कौन थे, ये विक्रम चोल थे भाई साहब। और इनके बारे में बस इतनी सी जानकारी है, इनके बारे में इतना ही कहा गया है। ठीक है, ये अंतिम शासक हैं और उन्होंने एक निर्माण कराया था, और निर्माण आप भली भांति इनसे परिचित है। ठीक है, नटराज मंदिर इन्होंने निर्माण कराया था, नटराज मंदिर का, और वो कहाँ, चिदम्बरम तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पर है, चिदम्बरम तमिलनाडु। ठीक है, बस इतनी सी बातें हैं शासकों के बारे में। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़े, आगे की कहानी। तो ये शासकों के बारे में बस इतनी सी कहानी है, इतनी सी बातें हैं शासकों के बारे में, और कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, चोलकालीन जो है प्रशासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था। तो चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था पर चलते हैं, क्या कुछ खास है वो हम देखेंगे। ठीक है, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था वो हम देखेंगे। ठीक है, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में आप जानते हैं हमेशा की तरह, प्रशासन व्यवस्था में हमेशा की तरह आप जानते हैं कि यहाँ पर
क्या देखने को मिलेगा, राजा होगा, ठीक है, और उनके मंत्री परिषद होगी। अगर राजा है तो उनके क्या होगा, मंत्री परिषद देखने को जरूर मिलेगा। ये बात तो क्लियर ही है। चलिए देखिए, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की जानकारी या इनका उल्लेख या जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। एक तो मिलता है उत्तमेरूर शिलालेख से इनकी जानकारी मिलती है, और दूसरी चीनी यात्री क्या है, फौ की कुआं, चाओ की गुफा, ये क्या है, चीनी यात्री, ठीक है। और चीनी यात्री उल्लेख उत्तमेरूर शिलालेख और चीनी यात्री चाओ की गुफा से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। किसकी, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की जानकारी, ठीक है। चलिए, और राजा के बारे में आप जानते हैं, राजा किसी भी शासन प्रशासन का सर्वोच्च होता है, ठीक है। शासन का सर्वोच्च कौन होता है, राजा होता है। सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं, ये सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। ये आप जानते हैं राजा के बारे में, सर्वोच्च ये, ठीक है, शासन का सर्वोच्च राजा होता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं, क्योंकि सबसे अगर ऊपर देखा जाए, हायरार्की में सबसे ऊपर दिखा है तो राजा के ऊपर कोई है नहीं, ठीक है। तो न्यायकर्ता, दंड देने वाला, न्याय करने वाला, ठीक है, न्यायकर्ता वो क्या होगा, राजा होगा। राजा के ऊपर कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए, राजा को यहाँ पर क्या है, दैवीकरण कहा गया है। क्या है, दैवीकरण किया गया है। राजा का क्या किया गया है, दैवीकरण किया गया है। पद का दैवीकरण, पद का क्या है, देवीकरण। पद का देवीकरण कहने का मतलब है कि कहा जाता है कि राजा का जो पद है वो देवता की भेजी हुई क्या है, छाया के प्रति है, देवता की भेजे हुई आशीर्वाद है, और उनके ही कारण वो राजा यहाँ पर राज्य कर रहे हैं, शासन कर रहा है, ये कहा गया है, ठीक है। वहीं पर राजा का पुत्र, हमेशा राजा का पुत्र जिसको कहा जाता है युवराज, और ये शासन के समय ही, ठीक है, शासक की पोस्टी पर नामित हो जाते हैं, ठीक है। राजा के शासन के समय ही, ठीक है, नेक्स्ट राजा कहने का मतलब युवराज का पोस्टिंग घोषित कर देते, युवराज घोषित हो जाता है, ठीक है। राजा के समय ही, ठीक है, नेक्स्ट शासक यही बनता है, ठीक है। और इनका घोषण, ठीक है, घोषणा राजा के समय ही की जाती है, राजा के समय होता है, ठीक है। इस समय आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, और जैसे कि आप जानते हैं, राजा के बाद जो देखने को मिलता है वो मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद का क्या कार्य है भाई, मंत्री परिषद राजा को, ठीक है, उनके कार्यों पर क्या करता है, हेल्प करता है, कार्यों पर सहायता करता है, हेल्प करता है, ठीक है। उनके कार्यों पर सहायता करता है, उनके कार्यों पर हेल्प करता है, ठीक है। उनको सलाह देता है, ठीक है। राजा को सलाह देने का कार्य, राजा को क्या करता है, सलाह देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, इस प्रकार से ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली हर चीज़ में हमने देखे, हर वंश में देखे, मौर्य काल में भी यही चीज़ देखे, राजा और राजा के मंत्री परिषद। गुप्त काल में भी यही देखे, राजा और राजा के मंत्री परिषद। आप जो है
वर्धन वंश में भी ये देखे, पल्लव वंश में भी यही देखे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको देखने को मिलती है। राजा होगा तो उनके मंत्री परिषद होगी, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चोल प्रशासनों का स्तर अगर देखा जाए, चोल प्रशासन का स्तर या लेवल, या जिसके हम कह सकते हैं हायरार्की। ठीक है, किस प्रकार से स्थिति बनती है, तो जैसे कि अगर कोई साम्राज्य है, क्या है, साम्राज्य, साम्राज्य के नीचे आपको प्रांत, ठीक है, क्या डिवाइड किया गया है, प्रांत में डिवाइड किया गया है। प्रांत के नीचे जो आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जिला कहते हैं। प्रांत के नीचे जो आने वाले को क्या कहा जाता है, जिला कहा गया है। जिला के नीचे तहसील, तहसील के नीचे ग्राम। ठीक है, जिला, जिला के नीचे तहसील और तहसील के नीचे ग्राम। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर है। तो जो साम्राज्य है वो जाहिर सी बात है वो केंद्र होगा। ठीक है, सेंटर पॉइंट होगा। अगर भारत देश में अगर बात करें तो दिल्ली जो है यहाँ पर जो है सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र है। उसी प्रकार इस शासन प्रशासन का जो साम्राज्य है वो केंद्र है, वो सेंटर पॉइंट है, वो राज्य है। ठीक है, राज्य यहाँ पर जो प्रांत में जो डिवाइड है उसको हम क्या कहते हैं, मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चोलकालीन प्रशासन को प्रांतों को क्या कहा गया है, मंडल कहा गया है, मंडल के नाम से जानते हैं। जिला को वलनाडु के नाम से जानते हैं, वलनाडु। ठीक है, जिला को किस नाम से जानते हैं, वलनाडु के नाम से जानते हैं। क्या है भाई, वलनाडु। और वहीं पर तहसील को नाडु के नाम से जानते हैं, नाडु। ठीक है, और ग्राम को कुट्टम या कुर्रम के नाम से जानते हैं। तो उटपुटांग नाम तो जरूर है। ठीक है, क्योंकि ये हम तमिल में ही ये सब बातें हैं, ये जो बातें हैं वो तमिल में हैं, कुट्टम या कुर्रम। ये बातें क्या है भाई साहब, तमिल में है। अब देखिए इनके हम प्रमुख की बातें करेंगे। ये सिर्फ तो नाम देख लिए। ठीक है, ऊपर से नीचे हायरार्की किस प्रकार से ये आपको देखने को मिला है। चलिए इसको पहले मैं बॉक्स में इसको बोल सकता हूँ पैक कर देता हूँ, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, दिखने में भी थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। चलिए इस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, यहाँ जो शासन जो है क्या होंगे, यहाँ शासन प्रशासन होगा और इनमें देखने को मिलेगा राजा। ठीक है, यहाँ की जो शासन व्यवस्था कौन संभालेगा, राजा संभालेगा। ठीक है, जो यहाँ का केंद्र का सर्वोच्च होता है। ठीक है, केंद्र का सर्वोच्च होगा। और उनके नीचे जो प्रांत में युवराज होंगे। क्या होंगे, युवराज। और युवराज मेनली कौन होते हैं, युवराज मेनली कौन होते हैं, ये राजा का बेटा होगा, राजा का पुत्र। उस समय ऐसा होता था, राजा का पुत्र राजा ही बनता था। ठीक है, राजा का पुत्र राजा ही बनेगा, ऐसा था भाई साहब। तो राजा का पुत्र राजा ही बनता है। और राजा के समय में ही, ठीक है, राजा के शासन काल में ही युवराज घोषित कर दिया गया जाता है। तो राजा के शासन काल में ही
काल में ही क्या करते हैं, युवराज घोषित कर देते हैं, युवराज घोषित कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़े। तो इस प्रकार की जो प्रशासन व्यवस्था रही है, इस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में कुछ अधिकारी वर्ग हैं, अधिकारी गण या अधिकारी वर्ग, जिसकी हम चर्चा करेंगे। अधिकारी वर्ग या अधिकारी गण, अधिकारी गण। चलिए देखेंगे, आप लोग 2 मिनट वेट करिए, ठीक है, 2 मिनट का रेस्ट है, फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चोल कालीन जो अधिकारी वर्ग है उसकी चर्चा। ठीक है, कुछ अधिकारी के नाम मैं लिख रहा हूं। एक है वडेक्कर, नाम भले उटपुटांग है लेकिन आपको याद करना है। देखिए वडेक्कर जो है राजा का क्या होता था, अंगरक्षक होता था, अंगरक्षक। ठीक है, कहा जाता है कि राजा का ये अंगरक्षक होता था वडेक्कर। और ये जो वडेक्कर है अपनी जान में खेलकर भी राजा को बचा सकता है। ठीक है, इतना ज़्यादा जो इनके प्रति ईमानदार है। ठीक है, चलिए, तो अपनी जान भी दे सकता है। अगर राजा एक बार कहे कि तुम अपनी जान दे दो तो ये दे सकता है। ठीक है, चलिए, एक है उड़न कुट्टन। ठीक है, क्या है, उड़न कुट्टन, उड़न कुट्टम। राजा का प्रमुख मंत्री, प्रमुख मंत्री। ठीक है, राजा का प्रमुख मंत्री जो हर वक्त उनके साथ रहता है, जो हर वक्त उनके क्या है, साथ रहता है, साथ रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, उड़न कुट्टन कहते हैं। एक है पेरुदम। ठीक है, क्या है, पेरुदम और शेरुदम, शेरुदम। ठीक है, एक है पेरुदम और दूसरा है शेरुदम। ठीक है, और पेरुदम और शेरुदम जो है ये अधिकारी होते हैं, जहाँ पर पेरुदम उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी, और जो है ये शेरुदम निम्न अधिकारी होते हैं, निम्न अधिकारी। और एक किस लेवल के अधिकारी होते हैं, ये दोनों जो है एक प्रकार से अभी की स्थिति में नौकरशाह। ठीक है, नौकरशाही, नौकरशाही के पद के स्वरूप ये क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं, अधिकारी के लेवल के होते हैं, जिसको बोलते हैं पेरुदम और दूसरा है शेरुदम। ठीक है, तीसरा है अलक नायक, अलय नायक। और अलक नायक जो है निजी सचिव होते हैं, निजी सचिव। ठीक है, चलिए, तिरुंदम एक और है, तिरुंदम। और तिरुंदम जो है प्रधान कर्मचारी, प्रधान कर्मचारी। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए थोड़ा देख लेते हैं भू राजस्व की स्थिति हम जान लेते हैं, राजस्व प्रणाली जान लेते हैं। ठीक है, और राजस्व प्रणाली, देखिए राजस्व प्रणाली में चोलों की आय का जो स्रोत है, ठीक है, कर व्यवस्था या राजस्व प्रणाली के अंतर्गत देखें, चोलों के आय का जो स्रोत है, आय का स्रोत वो क्या है भाई साहब, भू राजस्व, भू राजस्व प्रणाली था, जिसके अंतर्गत आप जो है कर व्यवस्था, ठीक है, भू राजस्व कहने का मतलब है भूमि कर। ठीक है, भूमि कर, भू राजस्व व्यवस्था कहने का मतलब है भूमि कर। तो भूमि से इस समय कर ली जाती है, भूमि कर ली जाती है। और भूमि कर वो 1/3 भूमि के जो है ये उत्पादन के, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधा, भूमि कर
भूमि कर उत्पादन का 1/3 लिया जाता था। ठीक है, उत्पादन का 1/3, ठीक है, लिया जाता था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। चलिए, भू राजस्व याद रखिए। भू राजस्व को जो चोलकालीन प्रशासन में कदमई कला के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिए। कदमई कला ये क्या है? चोल की भू राजस्व को किस नाम से जाना जाता है? कदमई कला के नाम से जानते हैं। और एक और है, मैं ऐसे लिख देता हूँ सीधा, भू राजस्व कदमई कला, और इसको किस नाम से जानते हैं? भू राजस्व। दूसरा एक है वली या जिसको बेली के नाम से जानते हैं, वली या वेली। और ये जो है भूमि मापने की इकाई थी। क्या है? भूमि मापन की इकाई, मापन की क्या है? इकाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से भू राजस्व प्रणाली देख लिए। अधिकारी वर्ग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और है। यहाँ पर चोलकालीन जो है कर व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चोलकालीन कर व्यवस्था, कर या टैक्स, कितने प्रकार के कर या टैक्स देखने को मिलती है, वो हम देखेंगे कौन कौन से। एक कर जिसको कड़मई कहा जाता है, कड़मई। और कड़मई जो है, ठीक है, ये सुपारी कर है। क्या है? सुपारी कर को क्या कहा जाता है? कड़मई कर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कड्डे झरी, ठीक है, एक है कड़े इरई, व्यापारिक प्रतिष्ठान कर, व्यापारिक प्रतिष्ठान कर को कड़ाईरी कहा जाता है। वहीं पर आयाम जो है, आयाम राजस्व कर है। नेक्स्ट है कुडिमै, नाम तो पुटांग है भैया, लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको। कुडिमै लगान कर है, लगान कर। मनैझर, मनैइरै, ग्री कर, ठीक है, ग्री कर, घर कर। फिर वहीं पर मंगमे, मंगमै। और ये कुम्हारों से, लोहारों से, ठीक है, गैर कृषि से, कहने का मतलब गैर कृषक से, सुनारों से, सुनारों आदि का कर। ने कहा कुम्हार, सुनारों, लोहारों आदि का कर।
कहने का मतलब है गैर कृषि कर। ठीक है, गैर, ये क्या है, कृषि कर है, एक प्रकार का गैर कृषि कर, जिसको मंगमय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किसान भैया, किसान तो कृषक, भूमि में जो उपज है उनका ही कर दे देंगे, लेकिन जो कृषक नहीं है, जो खेती किसानी नहीं करते हैं, उनके लिए है मंगमय कर। एक है पडिकावल, एक है पडिकावल, पडिकावल, और पडिकावल जो है वो है गांव का सुरक्षा कर, गांव का सुरक्षा कर। ठीक है, जैसे चौकीदार वगैरह होते हैं ना, तो जो सुरक्षा प्रदान करने वाले, गांव को सुरक्षा देने वालों को पडिकावल कहा गया है। एक है किड्डकाशु, 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 नर पशुधन कर, नर पशुधन कर को किस नाम से जाना जाता है, किड्डकाशु। एक है आजीवकाशु। ठीक है, आजीवकाशु, और आजीवकाशु आजीविका चलाने, ठीक है, आजीविकों पर कर, आजीविका, आजीविकों पर कर। तो इस प्रकार से चोलकालीन कर जो हैं वो इस प्रकार से देखने को मिलती है। जो कदमई है वो सुपारी कर है। ठीक है, कडाजीरी है व्यापारिक प्रतिष्ठान कर है। आयाम जो है राजस्व कर है। कदमई जो है वो लगान कर है। मनई जो है गृह कर है। मंगमय जो है कुम्हारों, सुनारों, लुहारों आदि से द्वारा कर करने को गैर कृषि कर है। पडिकावल गांव का सुरक्षा कर है। किड्डकाशु नर पशुधन, आजीवकाशु जो है आजीविकाओं पर जो कर लगाया जाता है उसको कहते हैं। चलिए, ठीक है, तो इस प्रकार से ज़्यादा कुछ खास नहीं है इनके अंतर्गत चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था, चोलकालीन व्यवस्थाओं पर। ठीक है, इतनी सी बातें थी। ठीक है, चलिए, थोड़ा देख लेते हैं चोलकालीन समाज में क्या स्थिति थी, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चोलकालीन समाज, चोलकालीन सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। देखिए, चोलकालीन सामाजिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो पहले कि जैसे यहाँ पर कुछ नहीं, पहले जैसे 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, 4 वर्णों में विभाजित था, लेकिन यहाँ पर जो है कहा जाता है सिर्फ जो है 2 वर्णों में विभाजित था। इस समय सिर्फ क्या है, ब्राह्मण। ठीक है, 2 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण और अब्राह्मण। अब्राह्मण कहने का मतलब जो ब्राह्मण होते हैं उसको ब्राह्मण कहा गया। ठीक है, जो ब्राह्मण होते हैं उनको क्या कहा गया, ब्राह्मण कहा गया। लेकिन जो ब्राह्मण नहीं है उनको क्या कहा गया, अब्राह्मण कहा गया। ठीक है, और कहा जाता है कि यही अब्राह्मण कोई और नहीं, इसी को शूद्र का रूप माना, शूद्र कहा गया है। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही यहाँ पर समाज में क्या थे, वर्ण थे। ठीक है, अगर वर्ण की बात की जाए तो 2 ही आपको देखने को मिलेंगे, ब्राह्मण, शूद्र। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं ब्राह्मणों की अंतर्गत यहाँ पर, ठीक है, सर्वोच्च ये सम्मान इनको, ठीक है, मिलता था। ठीक है, सम्मान सर्वोच्च था एवं
भूमि दान, ठीक है, भूमि दान दी जाती थी, इनको क्या की जाती थी, भूमि दान दी जाती थी। यहाँ पर शूद्रों की स्थिति भी अच्छी थी, ठीक है, शूद्रों की या अब्राह्मण की स्थिति अच्छी थी। इस समय जो है उतना जो है गिरावट नहीं है, अच्छी थी, ठीक है। चलिए, समाज में अगर देखा जाए, अगर नॉर्मल हम बात करें तो जो समाज है, समाज में महिलाएं, अगर महिलाओं की हम बात की जाए, समाज में जो महिलाएं की बात की जाए, महिलाओं की जो स्थिति है वो भी क्या थी, वो भी अच्छी थी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ जो है देवदासी प्रथा, ठीक है, क्या है, देवदासी प्रथा विकसित थी। समाज में देवदासी प्रथा का चलन था, देवदासी प्रथा चलन था, ठीक है। समाज में दासी प्रथा, दास एवं दासी प्रथा भी का चलन था, प्रथा का भी क्या था, चलन था। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके समाज में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ब्राह्मण और अब्राह्मण दो भागों में विभाजित था। ब्राह्मणों को अच्छे सम्मान मिलता था, शूद्रों को सम्मान मिलता था, ठीक है, उतना सम्मान खैर नहीं थे। कृषि कार्य, व्यापार कार्य इनके द्वारा की जाती थी। भूमि दान ब्राह्मणों को दी जाती थी और इन्हीं पर जो है अपना आजीविका चलाते थे। समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, ठीक है, भले दूसरे के कंपेयर नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो है, ठीक है, वैदिक युग से जो है अच्छी थी, ठीक है, जैसे उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता से बहुत ही अच्छी थी। यह समाज में से देवदासी का प्रचलन देखने को मिला था, दास प्रथा और दासी प्रथा का भी देखने को मिला था प्रचलन, ठीक है। तो इस प्रकार से समाज में भी ऐसी स्थिति देखने को मिला, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंतर्गत। चलिए, तो इसमें आप इतना ही देखेंगे, इससे ज़्यादा तो अभी क्वेश्चन आएगा नहीं और ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत भी नहीं। इससे ऊपर जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जो नया शुरू होगा, नए स्टार्ट करेंगे, वो नए टॉपिक अच्छे से स्टार्ट करेंगे जो भी होगा, क्योंकि चोल यहाँ पर हो जाता है आपका समाप्त, ठीक है। चोल में और कुछ भी रखा नहीं है, ठीक है। चलिए, अब जो मैं ये बोल रहा था कि जो स्थापत्य कला वाली बात है, एक छूट जो रह गया है, ठीक है, स्थापत्य कला वाली बात, उसको मैं लास्ट में कराऊंगा। कहने का मतलब है कि जब सभी हो जाएंगे तो मैं वहाँ पर द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेशर शैली, ये तीन शैलियों को अच्छे से बताऊंगा और उसी में किस शैली में, ठीक है, चोलो, ठीक है, खैर दक्षिण के जो है, दक्षिण में द्रविड़ शैली में ही जो बने हैं, ठीक है। तो द्रविड़ शैली में कौन कौन से जो मंदिर बने हैं, ठीक है, और वो मंदिर किस किस शासक या किस किस वंश से रिलेटेड है, किस किस साम्राज्य से रिलेटेड है, तो उसमें चोल वंश भी शामिल हो जाएंगे। तो मंदिर वाला जो है वो अलग से मैं स्थापत्य कला, ठीक है, जब सभी हो जाएंगे, ठीक है, दक्षिण भारत के इतिहास, सभी जो है दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश हो जाएंगे, उनके बाद लास्ट में एक मंदिर वाला, एक स्थापत्य कला से रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक वीडियो लाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर हम सभी चीज़ें देखेंगे। चलिए, ठीक है, तो ठीक है, फिर चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम दूसरे वंश की हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप जो है हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, सीजी कंप्यूटर्स, ठीक है, और ये यूट्यूब चैनल आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से चलता रहेगा हमारा ये क्लासेस और इस प्रकार से आप जो है बने रहेंगे हमारा साथ, तो फिर चलता ही रहेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे और नेक्स्ट जो वंश की हम बातें करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस।